नमस्कार मित्रों। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप नमस्कार मित्रों ध्रुव राठी की तरह बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी की अच्छी आदत अपनाने में क्या दिक्कत हो सकती है। आज बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आज इतने बुरे दौर से क्यों गुजर रही है। क्या बीजेपी अपनी स्ट्रेटजीज से इतनी शक्तिशाली हो गई है या कांग्रेस की गलतियों ने सत्ता बीजेपी की झोली में ऐसे डाल दी जैसे अंधे के हाथ बटे। चलिए डिकोड करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी अपने समय में सबसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा थी। पूरे ब्रिटिश एम्पायर, एशिया और पूरे अफ्रीका में इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस इकलौती ऐसी बड़ी पार्टी थी जो सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देती थी। भारत की आजादी में अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी बड़े आंदोलन हुए, उन सब का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने ही किया। आजादी के बाद इसे कैच ऑल पार्टी का खिताब भी मिला। कैच ऑल पार्टी का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर चलता है। और स्वाभाविक है, आजादी के समय इतने विभिन्न विचारधारा, भाषा और आर्मिक अलगाव था कि इन्हें एक रखना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी और न जाने कितने बड़े नामों को अपने में समेटे कांग्रेस आज इतने बुरे दौर में आ जाएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? 1951 से लेकर 2019 के बीच 2019 में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। 1984 में 415 सीट लाने वाली कांग्रेस 2025 में 101 पर सिमट गई। हालांकि 2025 में यानी आज के समय में कांग्रेस थोड़ी संभली जरूर है, लेकिन अभी भी इसका वर्चस्व उतना नहीं हो पाया है कि सत्ता परिवर्तन या कम से कम दबाव बनाने की स्थिति में आ सके। ना ही लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह स्थिति राहुल गांधी की वजह से नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ हद तक इसे संभालने का प्रयास किया है और भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हद तक वो सफल भी रहे हैं। आइए जानते हैं कि कांग्रेस की इस स्थिति के पीछे कौन कौन से बड़े कारण रहे। सबसे पहला कारण है कांग्रेस की टीम मैनेजमेंट। कांग्रेस अपने बड़े नेताओं जैसे प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई जैसे कद्दावर नेताओं को संभाल नहीं पाई। इसी कारण ये बड़े नेता पार्टी में अपने आप को अलग थलग किया हुआ महसूस करने लगे। इसी दरार को बड़ा कर दिया बीजेपी की स्ट्रेटजी में। बीजेपी ने उन सभी कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जो कि कांग्रेस के पिलर्स थे और कांग्रेस से खुश नहीं थे। कुछ को सम्मान देकर और कुछ को पद देकर मैनेज कर लिया। नुकसान कांग्रेस का हुआ। इसके साथ ही जो नेता बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे, उन्हें भी दमदार पोजीशंस या अच्छे पोजीशन ऑफर कर दिए। झारखंड के बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। 2014 से 2021 के बीच जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस में थे, उनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड हो गया था, लेकिन यूपी बीजेपी में उन्हें 2 बार मिनिस्ट्री मिली। यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जितिन प्रसाद को असाइन किए गए और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। परिणाम ऐसे रहे कि जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मणों के वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। आज भी बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है, नेताओं को तोड़ना और फिर अपनी सत्ता हासिल कर लेना। लेकिन कांग्रेस भी इन्हें रोक पाने में कमजोर पड़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण है कांग्रेस में लीडरशिप की। राहुल गांधी वैसे अब परिपक्व हो चुके हैं पार्टी संभालने के लिए, लेकिन शुरुआत में राहुल गांधी की लीडरशिप सबको स्वीकार्य नहीं थी। कुलदीप बिश्नोई उन नामों में है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अपनी बात खुलकर रखी। हरियाणा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी को अपनी समस्या के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हास्यास्पद बात यह थी कि उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। 2017 से 2019 के बीच राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर से एक लीडरशिप वैक्यूम। सोनिया गांधी दोबारा प्रेसिडेंट बनाई गई, लेकिन इस बार वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनी। भले सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई, लेकिन इसके बावजूद जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस थे वो राहुल गांधी ही लेते थे। इसके कारण पार्टी का नियंत्रण डगमगाता रहा। अभी हालिया दिनों में रिपुन बोरा राज्यसभा का इलेक्शन हार गए, जबकि असम में कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी। इसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस के अपने ही एमएलएज ने विरोध में वोट्स दिए और ये बात कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तक पहुंचने में 2 महीने लगे। जब तक ये बात सोनिया गांधी तक पहुंची, तब तक इलेक्शंस में सिर्फ 1 दिन बचा था। इस रवैये के कारण रिपुन बोरा टीएमसी में चले गए और कांग्रेस फिर कमजोर हो गई।
प्रशांत किशोर ने 2019 के जनरल इलेक्शंस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस ने 170 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो पहले ही 3 बार चुनाव हार चुके थे। कांग्रेस के पास वोटर्स की एनालिसिस करने का कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण बीजेपी ने रूट लेवल पर वोटर एनालिसिस का तरीका विकसित कर लिया है, जिसमें सोशल मीडिया मदद कर रहा है। अभी कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान सौंपी है, लेकिन उनके प्रति भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग तरह की डिबेट है। इसके कारण अभी भी पार्टी की कमान कहीं न कहीं राहुल गांधी के हाथ में ही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी अपनी कूटनीति से ऑपोजिशन को कमजोर करने में लगी हुई है। क्रिटिसिज्म की जगह टॉक्सिक सप्रेशन बीजेपी कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने सुनील कानूगोलू को हायर किया है वोटर माइंडसेट को समझने के लिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले बनाई जानी चाहिए थी। अब कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टी में बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच का कम्युनिकेशन गैप, जो कि बीजेपी में नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत पैसा इसी के पीछे खर्च करती है। कुछ साल पहले बीजेपी ने एक 12 सेकंड का वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें राहुल गांधी अब्रॉड में थे, जबकि उसी समय वो भारत में ईद मना रहे थे। ये कंट्रोवर्शियल वीडियो था। उस वीडियो में क्लियर दिख रहा था कि वो एक वेडिंग पार्टी का वीडियो है, जिस पर बाद में स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल गांधी और कांग्रेस लीडर्स के जो फेक वीडियोस या मीम्स आते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देने में कांग्रेस ने बहुत देर लगा दी। ये शुरुआती समय में करना चाहिए था। सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ताओं ने कुछ हद तक इसे कवर अप करने की कोशिश तो की, लेकिन इसकी शुरुआत काफी देर बाद हुई। हालांकि जब कांग्रेस ने 2019 में इस कम्युनिकेशन गैप पे फोकस किया तो 2024 के रिजल्ट्स में बड़े बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी इसे और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाती, उसके लिए जिम्मेदार है अगला कारण। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है फंडिंग, यानी पैसा। कांग्रेस के पास पैसे की कमी है, बहुत ज्यादा कमी। सोचिए, देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी और चंदा लेने में ये तीसरे नंबर पर आई। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है और टीएमसी, जो कि एक राज्य स्तरीय वेस्ट बंगाल की पार्टी है, उसे कांग्रेस से ज्यादा फंड्स मिले। इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने फंड्स और चंदे को लेने पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि पार्टी फंड्स बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन देते हैं, और अगर कांग्रेस को चंदा नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी उन बिजनेसमैन या बड़े कॉर्पोरेट्स तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ बीजेपी ने भी इलेक्शन के ठीक पहले कांग्रेस के फंड्स को फ्रीज भी कर दिया था, जिसके कारण कांग्रेस और कमजोर स्थिति में आ गई। करीब 91% से भी ज्यादा चंदा कॉर्पोरेट फंडिंग से आती है, लेकिन 2019-20 की एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को केवल 133 करोड़ रुपए मिले, जबकि उसी साल बीजेपी को 720 करोड़ मिले। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के मदद से क्राउड फंडिंग पे फोकस करना चाहिए। कांग्रेस अगर इन सभी पॉसिबिलिटीज को कंट्रोल कर ले तो सत्ता में वापसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट फंडिंग और चंदा ये दो ऐसे कारण हैं जो कि किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर या अंदर कर सकते हैं। कवि है एक संपत सरल, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये बड़ी कंपनियां जिस खिलौने में चाबी दे देती हैं, वो खिलौना सरकार चलाने लगता है। ये काफी हद तक सही भी है आज के इस परिदृश्य में। आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।